नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र गुप्ता। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टूडेंट संगम एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम चैप्टर फर्स्ट में 2 और 4 अंक वाले जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं वो हम करने वाले हैं, जो बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यह वीडियो 2 पार्ट में आएगा, जिसका पहला पार्ट आज हम करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप पहले चैप्टर से संबंधित जो ऑप्शनल क्वेश्चन करवाया गया है महत्वपूर्ण, अगर नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 96 और 404 का म स ज्ञात कीजिए और फिर इसका ल स ज्ञात कीजिए। हमको 96 और 404 का म स और ल स ज्ञात करना है। तो पहले हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में दोनों को व्यक्त करेंगे। 96 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। देखिए, 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 1 बचा 16, 2 अठे 16। पुनः 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से फिर कटेगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा, 2 छम 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, अब 3 से कटेगा, 3 एक कम 3। इसी तरह हम 404 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 दूनी 4, 2 से फिर कटेगा, 2 एक कम 2, 0 का 0, 2 एक कम 2। अब 101 सिर्फ 101 से ही विभाज्य होगा, तो एक बार में कटेगा। पहला 96 का क्या आया हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया, 1 2 3 4 5 और एक बार 3 है। 404 में 2 बार 2 है और एक बार 101। अब हमें चाहिए इसका पहला म स। म स क्या होता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, 2 और 2। तो पहला 2 आ गया, यहाँ भी 2 है और 2, 2 आ गया, 2 दूनी 4। तो म स हमको कितना प्राप्त हुआ, 4। और दूसरा ल स पूछा है। देखिए, ल स पहले तो जो कॉमन है उसको, उभयनिष्ठ जो है उसको हम लिखने वाले हैं, क्योंकि ल स में जो उभयनिष्ठ होता है वो भी आता है और जो उभयनिष्ठ नहीं है उसको भी हम लिख लेते हैं। 2, ये भी 2 कॉमन है। अब बचा हमारे पास 3 बार 2, 1 बार 3, इसको उतार लेंगे पूरा, और 101। अब इसको गुणा करके लिखना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। अब 32 का 3 में गुणा होगा, 96 हो जाएगा। अब 96 का किस में गुणा करना है, 101 में। 1 का 6 में 6 होगा, 1 का 9 में 9, 0 का 6 में 0, 0 का 9 में 0, 2 बार कटेगा। फिर 1 का 6 में 6, 1 का 9 में 9, तो 6 9 6 9, तो आ गया 9696। तो एलसीएम कितना आ गया, ल से कितना आ गया, 9696। दूसरा सवाल दिया गया है, एचसीएफ 99 153 बराबर 9। मतलब 99 और 153 का एचसीएफ दिया गया है 9। तो हमसे पूछ रहा है एलसीएम 99 153 का मान ज्ञात करो। मतलब एलसीएम 99 और 153 का मान क्या होगा, ये हमको बताना है। तो हमें पता है सूत्र होता है एक, एचसीएफ गुणित एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। एचसीएफ दिया गया है 9, तो इसके जगह पे 9 हो गया। एलसीएम हमें ज्ञात करना है दो संख्या हमारा कौन सा है, 99 और 153।
हमको निकालना है एलसीएम, तो 9 से भाग हो जाएगा। 99 गुणित 153 बटे 9। 9 से कटेगा 9 एकम 9, 9 एकम 9। अभी 11 से 153 में गुणा कर देंगे तो एलसीएम हमारा आ जाएगा। 11 का 3 में करेंगे 33, हासिल लगा 3। 11 पचास 55, 55 3 58 की 8, हासिल लगा 5। 11 कम 11 5 16। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया? 1683। अगला प्रश्न, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हर साल बोर्ड परीक्षा में किसी न किसी सेट में अवश्य आता है। देखिए प्रश्न कर रहा है, सिद्ध कीजिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसे हम मानेंगे परिमेय संख्या। तो माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या को हम कैसे व्यक्त करते हैं? पी बटे क्यू के रूप में। तो 3√2 बराबर क्या हो जाएगा? पी बटे क्यू। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ पी और क्यू सह अभाज्य पूर्णांक है तथा क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब पी और क्यू में कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों को भाग दे सके। अब 3 गुणा में है, इसमें भाग में हो जाएगा, तो √2 बराबर पी बटे 3 आ जाएगा नीचे, 3 क्यू। अब पता है दोस्तों पी बटे क्यू अगर परिमेय संख्या है तो पी बटे 3 क्यू भी परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या में अगर हम किसी पूर्ण संख्या का गुणा करते हैं या भाग करते हैं या जोड़ते हैं या घटाते हैं, हमेशा वो परिमेय संख्या ही रहती है। तो क्या लिखेंगे? चूंकि पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या है, इसलिए पी बटे 3 क्यू भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु दोस्तों ये अगर परिमेय संख्या हो गई, √2 हमारा पता है हमको अपरिमेय संख्या है, तो दोनों बराबर तो हो नहीं सकती। तो क्या लिखेंगे? अतः इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। पता है दोस्तों अगर पी बटे 3 की परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम कल्पना गलत किए हैं। तो आगे लिखना है, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हम कल्पना गलत कर लिए हैं। अतः हम क्या लिखेंगे? 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों सिद्ध हो गया। ये भी प्रश्न सेम पहले जैसा ही है और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है ये। तो पहला
क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो जैसे हम पहले माने थे कि ये परिमेय, पहले इसको हम क्या मान लेना है कि ये एक संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो हम क्या व्यक्त करेंगे, 7√5 को p/q के रूप में व्यक्त कर देंगे। पुनः वही लिखेंगे जहाँ p और q सह अभाज्य पूर्णांक है तथा p डज नॉट इक्वल टू 0। कभी भी हर जो है क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, कभी भी हर जो है वो शून्य नहीं हो सकता। अब पुनः 7 का गुणा हुआ है तो 7 इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो मतलब क्यों के साथ हो जाएगा ये 5 बराबर √5 बराबर p/7 क्यों। अब पता है दोस्तों कि p/q अगर परिमेय संख्या है तो p/7 क्यों भी परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या हो गई, √5 अपरिमेय है, तो दोनों आपस में बराबर हैं, पर ऐसा हो नहीं सकता। ये किस लिए हुआ है कि हमारी गलत कल्पना के कारण। अतः हम क्या लिख देंगे, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि p/7 क्यों एक परिमेय संख्या है, p/q सॉरी, इसलिए p/7 क्यों भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्यों हुआ है, हमारी गलत कल्पना के कारण। यह हमारी गलत कल्पना के कारण है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों देखिए कितना आसान प्रश्न था, और हर साल 4 नंबर में या 2 नंबर में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही।